हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बेटा जो हमने चैप्टर अब जो स्टार्ट करना है, एक चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, और उसका सरफेस केमिस्ट्री का जो फर्स्ट वीडियो है वो मैं आपके सामने लेके आया हुआ हूँ। तो सबसे पहली बात बेटा जो हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री जो ये चैप्टर है ये डील किससे करता है कि जो हमारा सरफेस है उसके ऊपर जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनका इंटरेक्शन उस सरफेस से किस तरह से होता है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द एटम्स मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड इट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। तो उसके अंदर जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो है वो समझने बहुत जरूरी है, जिसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टर्म है दैट इज एड्सॉर्प्शन। एक हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने एक ग्लास वाटर का लिया और उसमें इंक की ड्रॉप डाल दी, तो इंक जो है वो पूरे उसके अंदर वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वो क्या है, वो आपका एब्जॉर्प्शन है। इसी तरह से मान लो आपके पास में रुई है और कहीं पे आपकी इंक वगैरह गिर गई है, आप वहां पे उसको टच करोगे तो वो सारे उसके अंदर उसको सोख लेती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो हमें अब पढ़ना है दैट इज एडजॉर्प्शन, ये एक नया टर्म है। तो बेसिकली एडजॉर्प्शन है क्या, जब किसी सरफेस के ऊपर अगर मान लो कोई भी हमारा सब्सटेंस है और उसको हम किसी दूसरे सब्सटेंस के नजदीक लेके आते हैं और उसका जो अटैचमेंट है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर हो और उसकी कंसंट्रेशन भी सरफेस पे ज्यादा हो एज कंपेयर टू बल्क, यानी अंदर कम जाए। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक चौक है, चौक को अगर हम किसी इंक में डुबाते हैं तो इंक जो है वो उसके सरफेस पे ज्यादा होती है। अगर हम उसको ब्रेक करके देखें तो अंदर का जो पोर्शन है वो अभी भी व्हाइट मिलेगा। दैट मीन्स कि उसके अंदर क्या हुआ है, एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन क्या है, एक फिनोमिना है जिसके अंदर अटैचमेंट जो है किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का वो सरफेस पे ज्यादा है एज कंपेयर टू बल्क, तो उसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। अब ये एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, उसका कॉज क्या है। बेसिकली जो हमारा सरफेस होता है उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं या फ्री वैलेंसीज कह सकते हैं हम उसको, कि जैसे हमारा कोई भी एटम अगर मान लो अंदर बल्क के अंदर मौजूद है तो उसके चारों तरफ बराबर की फोर्स लगती है, लेकिन जो सरफेस पे जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर सिर्फ एक इनवर्ड पुल लगता है। अंदर की तरफ जो एटम है वो उसको अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं क्योंकि बाहर सरफेस पे और कोई एटम्स नहीं है। तो उसके कारण एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो जाती है और उसके कारण ही हमारा जो ये एड्सॉर्प्शन है वो होता है। अब एग्जांपल जैसे चारकोल है, चारकोल क्या करता है, जो भी हमारी फाउल गैसेस हैं उनको एड्सॉर्ब कर लेता है। तो वो प्रोसेस जो हुई है चारकोल के अंदर, अमोनिया गैस जब उसके साथ में अटैच हो जाती है सरफेस पे तो वो इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये आपका एड्सॉर्प्शन है। नाउ ये देखिए, एक तो चीज सरफेस होती है जो उसका बाहर का हिस्सा है और एक बल्क, बल्क मतलब अंदर की तरफ। तो वही चीज हम यहां पे आप पढ़ रहे हैं कि वो चीजें आपके बल्क में जा रही हैं या आपके सरफेस में है। जो भी हमारा सब्सटेंस है, जैसे ये फ्री मटेरियल यहां पे दिखाया हुआ है, तो ये जो फ्री मटेरियल है, ये जो फ्री मटेरियल है ये जब इसके सरफेस के पास में जाएगा तो सरफेस पे क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अंदर वाले जो मॉलिक्यूल है वो चारों डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रही है तो उसका नेट मोमेंट कहीं पे भी नहीं होता, लेकिन जो सरफेस पे एटम है उसको अंदर की तरफ मॉलिक्यूल खींच रहे हैं क्योंकि अंदर की तरफ एटम्स है। तो उसके कारण यहां पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो बन गई और उसके कारण जब भी ये फ्री मटेरियल्स जो हैं वो उसके नजदीक जाते हैं तो वहां पे वो सब्सटेंस का क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है। ये जो हमारा मटेरियल है ये यहाँ पे एड्सॉर्ब हो गया, ये सरफेस पे सारे सब्सटेंस जो हैं वो क्या हो गए, एड्सॉर्ब हो गए। अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा होता तो सरफेस कहां पे होता है, इसके अंदर, बल्क के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा होती एज कंपेयर टू द सरफेस। लेकिन यहां पे आपका क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है, एटम्स की जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे ज्यादा है एज कंपेयर टू इन द बल्क। और क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स या फ्री वैलेंसीज जो है वो प्रेजेंट है। अब देखो जैसे ये हमने एड्सॉर्प्शन दिखाया है, यहां पे हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है
ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब उसके अंदर फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट है। तो जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे अटैच कर लेती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एड्सॉर्प्शन हुआ है। ये चारकोल जो है, एक्टिवेटेड चारकोल जो था, उसकी जो फ्री वैलेंसीज थी, उन्होंने उसको जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे अमोनिया के, उनको अपने सरफेस पे क्या कर लिया है, अटैच कर लिया है। अब दो सब्सटेंस होते हैं, एक होता है आपका एड्सॉर्बेट और एक होता है एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो एड्सॉर्बेट क्या होता है और एड्सॉर्बेंट क्या होता है? जो भी मॉलिक्यूल किसी के सरफेस पे जाके अटैच हुआ है या एक्यूमुलेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। ये जैसे जो सब्सटेंस है जो इसके सरफेस पे आके जुड़ा है, इसको हम क्या कहेंगे, एड्सॉर्बेट। ठीक है, क्योंकि हमारे दो सब्सटेंस हो गए, एक एड्सॉर्बेट और एक एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेट क्या है, जो भी स्मॉल सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स जो किसी के सरफेस पे जाके अटैच हो रहा है, उसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेट। और जो सरफेस जो इसका एड्सॉर्प्शन कर रहा है, उस सरफेस को हम कहेंगे एड्सॉर्बेंट। जैसे कि हमारा जो अमोनिया गैस था, वो चारकोल के ऊपर जाके अटैच जब हो रहा था, तो वहां पे चारकोल क्या है, एड्सॉर्बेंट है, और जो उसमें अमोनिया गैस अटैच हो रही है, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। अमोनिया एड्सॉर्बेट है और जो हमारा चारकोल है, दैट इज एड्सॉर्बेंट। नाउ मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म हमने अभी जैसे पढ़ा भी है कि जो उसका सरफेस होता है, उसके ऊपर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स या एक रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। क्योंकि एटम जो अंदर वाले हैं, वो जो सरफेस पे एटम है, उसको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अंदर खींच रहे हैं। तो उसको जब वो अंदर खींचेंगे, तो एक इनवर्ड पुल, एक अंदर खिंचाव महसूस होगा। उस इनवर्ड पुल के कारण या खिंचाव के कारण जब भी कोई एटम मॉलिक्यूल सरफेस के नजदीक आएगा, तो उसको वो क्या करेगा, एड्सॉर्बेट कर लेगा, अपने सरफेस पे उसको जोड़ लेगा। तो यही जो अनबैलेंस्ड फोर्स है या जो फ्री वैलेंसी जो प्रोड्यूस होती है सरफेस के ऊपर, उसके कारण जो है एड्सॉर्प्शन होता है। तो जो मेन रीजन है, दैट इज ड्यू टू द अनबैलेंस्ड रेजिडुअल इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फ्री वैलेंसी एट द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, उसके कारण ये हमारा एड्सॉर्प्शन होता है। अब एक और इसका उल्टा, एड्सॉर्प्शन का जो उल्टा है, दैट इज डिसॉर्प्शन। कि जो सरफेस पे यहां पे जो मॉलिक्यूल अटैच हुए थे, अगर वो वहां से रिमूव हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डिसॉर्प्शन। अटैचमेंट हुआ, किसी सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो एड्सॉर्प्शन हुई, और अगर मान लो बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो एब्जॉर्प्शन हुई। ठीक है, और अगर मान लो उसके अंदर से जो सब्सटेंस सरफेस पे अटैच थे वो रिमूव हो जाए, किसी भी कारण से रिमूव हो सकते हैं वो, तो वो जब अगर उसमें से रिमूव हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। अब इसके अंदर एक और आता है जॉर्प्शन। जॉर्प्शन में आपकी एड्सॉर्प्शन भी हो रही हो, एब्जॉर्प्शन भी हो रही हो, दोनों चीजें हो रही हो, दैट इज कॉल्ड जॉर्प्शन। यहां पे जो है डिसॉर्प्शन है, रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। नाउ जो एड्सॉर्प्शन होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन जो है अगर पर्टिकुलर कंपोनेंट की सरफेस पे या सॉलिड के फेज के सरफेस पे अगर ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। अब जब भी एड्सॉर्प्शन होती है, तो उसमें डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी डेल्टा जी नेगेटिव होगा। क्यों होगा? कि अगर मान लो जो भी कोई चीज अगर आके अटैच होना चाह रही है, उसको वहां पे उसके सरफेस पे आके स्टेबल होना है, तो अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उसको रिलीज करनी पड़ेगी, तभी वो उसके साथ अटैच रह सकता है। अगर वो एनर्जी गेन वापिस से कर लेगा, तो वो तो सरफेस से बाहर चले जाएगा, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहां पे क्योंकि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने अपनी एनर्जी रिलीज करी है, तो उसीलिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और हम उसको कह सकते हैं कि उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी थी वो डिक्रीज हो गई। एड्सॉर्प्शन जो होता है, जब भी एड्सॉर्प्शन होगा, इट इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट, कि वो एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि हीट कहां से निकलेगी भाई, जो भी उसके पास में काइनेटिक एनर्जी थी, वो जब उसको बाहर निकालेगा तो वो एक इन द फॉर्म ऑफ हीट ही है। तो डेल्टा एच एब्सॉर्प्शन जो होगा, वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पे हीट इवॉल्व हो रही है। जब भी हीट इवॉल्व होती है, तो हमारा डेल्टा जी की वैल्यू या चेंज ऑफ इंथैल्पी नेगेटिव होता है। अगर वो एब्सॉर्ब करता, तो वो आपका पॉजिटिव होता। यहां पे क्योंकि हीट इवॉल्व कर रहा है, जो भी सब्सटेंस आके अटैच हो रहा है या जो भी एटम आके अटैच हो रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। तो इसीलिए हमेशा जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है, या हम कह सकते हैं इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन डेल्टा जी।
अब जब कोई गैस अगर मान लो एड्जॉर्ब हो रही है, तो उसके जो एटम है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो फ्रीडम है या जो घूमने की जो शक्ति है इधर उधर, जो पहले वो फ्री थे, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है। तो उसके कारण क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी क्या है, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। तो जब वो एक जगह सरफेस पे जाके अटैच हो गए, तो उनकी जो रेंडमनेस थी, डिसऑर्डरनेस थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। बिल्कुल खत्म तो नहीं हुई, लेकिन कम हो गई। तो उसके कारण डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ी, डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि जो भी आपके मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे उनके अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी को अगर वो निकालेंगे तभी सरफेस पे अटैच रह पाएंगे, क्योंकि वो नए बॉन्ड्स बना रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और दूसरा, उनकी एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज होगी, यानी डेल्टा एस नेगेटिव होगी, क्योंकि वो पहले फ्री थे, लेकिन अब क्या हो गया, एक सरफेस पे जाके अटैच हो गए। तो उसके कारण डेल्टा एस की वैल्यू या उनकी एंट्रोपी की वैल्यू डिक्रीज हुई। अब दो चीजें हमने पढ़ी, एक एड्जॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन, दोनों में अंतर क्या है। अभी हमने पढ़ा एड्जॉर्प्शन एक सरफेस पे होता है, मेन कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होती है, जबकि एड्जॉर्प्शन में बल्क फिनोमिना है, बल्क में चीजें ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू सरफेस। यहां पे जो है, जो भी चीजें जुड़ रही हैं वो कहां पे एक्यूमुलेट होंगी, सरफेस पे। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें यूनिफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि मोर कंसंट्रेशन एट सरफेस एज कंपेयर टू बल्क, लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे बल्क के अंदर। एड्जॉर्प्शन एक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। फास्ट प्रोसेस क्यों है, क्योंकि वहां पे फ्री वैलेंसी है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे जो है एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि धीरे धीरे उसका मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, जहां जहां जगह मिलती जाएगी वो अपने रास्ता बनाते जाएगी और वो वहां पे मूव करती जाएगी। लेकिन क्योंकि एब्जॉर्प्शन में फ्री वैलेंसीज हैं और एक इनवर्ड पुल है, एक खिंचाव है, तो उस खिंचाव के कारण क्या होता है, एड्जॉर्प्शन फास्ट होता है। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस ग्रेजुअली, एड्जॉर्प्शन का रेट धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, पहले तो पूरा ही सरफेस था, बहुत सारा सरफेस था, जैसे जैसे मॉलिक्यूल वहां पे अटैच होते जाएंगे, तो जब अटैच मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं तो जगह कम होती जाएगी, जगह कम होती जाएगी तो उनमें फिर कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले सरफेस एरिया ज्यादा था, अब सरफेस एरिया धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स अटैच होते जाएंगे। तो इसीलिए एड्जॉर्प्शन जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। ये एब्जॉर्प्शन स्टेडी रेट पे होगा, क्योंकि वहां पे कोई वैलेंसीज वगैरह नहीं है, कोई इनवर्ड पुल नहीं है, जैसे जैसे जगह मिलती जाएगी वो अंदर की तरफ जाते जाएंगे, जहां उनको स्पेस मिला वहीं पे चीजें जाती जाएंगी। तो ये एक स्टेडी रेट पे होता है, ये ग्रेजुअली स्टार्टिंग में फास्ट होता है लेकिन धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। तो ये हमारे, फिर आपके एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसमें। एड्जॉर्प्शन जो होता है उसके अंदर आपके एग्जाम्पल जैसे चारकोल वाला हो गया, चारकोल पे अमोनिया गैस एड्जॉर्ब होती है, ठीक है। इसी तरह से हम बोर्ड पे चौक पे लिखते हैं, दैट इज एड्जॉर्प्शन, ठीक है। सरफेस पे है, बल्क में या बोर्ड के अंदर कुछ भी चीज नहीं जाती। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल हो गए, आपने कॉटन है उसके ऊपर एक ड्रॉप डाल दी इंक की, वो पूरे में फैल जाएगी, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल्स इनके अंदर साथ में लिख सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन कितने तरह के होते हैं, देखो एड्जॉर्प्शन जो है उनके ऊपर कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में हो रही है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, उसके हिसाब से हम इनको क्लासिफाई करते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एड्जॉर्बेट है और एड्जॉर्बेंट है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स, यानी कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, सिर्फ एक अटैचमेंट है और वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो वहां पे अटैच हैं। इसी को हम फिजियोजॉर्प्शन भी बोलते हैं या वैन डर वाल एड्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। अब इसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसको थोड़ा हीट कर दें, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो भाग जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से डिक्रीज कर दें प्रेशर, बाहर का प्रेशर अगर हम कम कर देंगे तो भी मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस पे अटैच हुए थे वो वहां से रिमूव हो जाएंगे। तो दो तरह से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, बाय हीटिंग और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। ये हमारा क्या है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। दूसरा जो है हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट दोनों के बीच में एक नया केमिकल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड बना है, इसीलिए इसको हम केमिकल एड्जॉर्प्शन, कीमोजॉर्प्शन या लैंगुमियर एड्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब एक नई टाइप ऑफ बॉन्ड
फॉर्म हो गया है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है और जो हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो बेसिकली सरफेस के एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है ये हमेशा यूनिमॉलिक्यूलर होता है, और जबकि जो हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन है ये मल्टीमॉलिक्यूलर है, यानी बहुत सारी लेयर्स बन सकती हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई बॉन्ड तो बन नहीं रहा, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ गई तो वो भी वहां पे अटैच हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो एटम के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है तो ये कभी भी मल्टीमॉलिक्यूलर नहीं हो सकता, ये यूनिमॉलिक्यूलर रहेगा। एक एटम और दो एटम का अगर डायरेक्ट अटैचमेंट होगा तभी तो बॉन्ड बनेंगे, लेकिन यहाँ पे तो बॉन्ड बनने नहीं है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, तो ये मल्टीमॉलिक्यूलर हो सकता है। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप उसको रिवर्स करना चाहते हो तो आपको उसको काइनेटिक एनर्जी या बहुत कम अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी, जिससे उसके बॉन्ड टूट जाए। अब देखो, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक अंतर और है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में स्टार्टिंग में आपको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, या एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी देनी किस लिए पड़ेगी कि उनके बीच में जो पहले से बॉन्ड है उनको आपको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके नए बॉन्ड बनेंगे, और नए बॉन्ड बनने के बाद फिर एनर्जी वो बाहर निकालेंगे, तब जाके वो स्टेबल हो पाएंगे। तो इनका जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है और फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में आपको पहले हीट देनी पड़ती है, पहले हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी हीट देने से इंक्रीज होगा, और उसके बाद एक पॉइंट पे अगर और ज्यादा हीट दोगे तो केमिकल एड्जॉर्प्शन फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में स्पेसिफिसिटी नहीं होती, क्योंकि सरफेस पे एक सिर्फ वीक वंडर वाल फोर्स है। ये नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट पे डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई जो सॉलिड है उसके ऊपर अगर इजीली लिक्विफेबल गैस है, यानी जो आराम से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, उसका एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये रिवर्सिबल है, डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, और इसके अंदर इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होती है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पर इसमें जो हीट निकलती है बहुत कम है, क्वाइट लो है। क्यों है? क्योंकि नया बॉन्ड नहीं बन रहा, सिर्फ एक अटैचमेंट हुआ है, एक सरफेस के ऊपर अटैचमेंट हुआ है ड्यू टू वीक वंडर वाल फोर्स। तो इनके अंदर जो इंथैल्पी चेंज है वो बहुत ज्यादा लो है, स्पेसिफिक नहीं है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट पे डिपेंड करते हैं, रिवर्सिबल है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं, और इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इनकी जो होती है वो काफी लो है। जो हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो हाईली स्पेसिफिक है, क्योंकि हर एटम और मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकते, तो किनके अंदर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड फिजिबल है, उन्हीं के बीच में कीमोजॉर्प्शन होगा, नहीं तो कीमोजॉर्प्शन नहीं होगा। ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि एक नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। ये भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन स्लो एट लो टेम्परेचर। स्टार्टिंग में जो है, क्योंकि हाई एक्टिवेशन एनर्जी थी, तो स्टार्टिंग में स्लो होता है, लेकिन फिर राइज इन टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज हो जाता है, लेकिन और ज्यादा इंक्रीज करोगे तो फिर ये भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिजियोजॉर्प्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे ज्यादा फिजिबल है, जबकि कीमोजॉर्प्शन के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो और हाई प्रेशर ही आपको चाहिए कीमोजॉर्प्शन में। ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस देखो, ये लो टेम्परेचर पे होता है, डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फिजिकल एब्जॉर्प्शन, जबकि ये हाई टेम्परेचर पे होता है। क्यों हाई टेम्परेचर पे होता है? क्योंकि आपको पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं। ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता। ये मल्टी मॉलिक्यूलर है, ये अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको कि इसमें एक से ज्यादा लेयर बन सकती है, क्योंकि उनके बीच में वीक वंडर वाल फोर्स है। एक लेयर अटैच हुई, उसके ऊपर दूसरी अटैच हो गई। लेकिन ये मोनोन्यूक्लियर है या यूनिमॉलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल का अटैचमेंट हो सकता है, क्योंकि उनके बीच में नया बॉन्ड बनना है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। क्यों? पुराने बॉन्ड तोड़ने हैं, तब जाके नए बॉन्ड बनेंगे। तो इसमें तो कोई बॉन्ड बनना नहीं, इसीलिए इसमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए। हाई प्रेशर फेवरेबल है, और डिक्रीज जब हम प्रेशर कर देंगे तो डिसॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हाई प्रेशर फेवरेबल है, पर डिक्रीज अगर हम करेंगे डिसॉर्प्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके बीच में एक नया बॉन्ड बन गया है, तो ये डिसॉर्प्शन इसमें नहीं होता है। ये ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, और कीमोजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक है, क्योंकि जो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेट क्या है, एड्जॉर्बेंट क्या है, एड्जॉर्प्शन जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है, एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज क्यों होती है। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी।
हमेशा अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट क्यों होता है, ये चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एड्सॉर्प्शन जो है वो कितने तरह का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। तो ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो मुझसे इजीली आप व्हाट्सएप करके या फोन से पूछ सकते हैं। इन वीडियो को आपने एक एक पॉइंट को, ये मल्टीमॉलिक्यूलर क्यों है, ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, ये सारी चीजें आपको करनी है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो ही आपके रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये हमारा सारा चैप्टर थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकल में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें भी आ सकते हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं, फिजियोसॉर्प्शन कीमोसॉर्प्शन में क्या अंतर है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपने एक एक कंसेप्ट को ढंग से समझ के और फिर करना है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इसी तरह से बेटा आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। जब स्कूल खुलेंगे तो उस टाइम पे हम फिर जो हमारे और बाकी के चैप्टर्स हैं वो कर लेंगे, लेकिन हमें इस टाइम को भी यूटिलाइज करना है, क्योंकि हमारा जितना ये टाइम खराब हो रहा है उतना ही हमें कम टाइम मिलेगा हमारी 1-to-1 स्टडी के लिए। तो इसीलिए इनको आप ढंग से पढ़ते रहें और कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं क्लियर। थैंक यू बेटा।